नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से बड़ा निर्देश जारी किया गया है और यह निर्देश किसने जारी किया है? यह निर्देश जारी किया है बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने। और क्या कहा गया है? कहा गया है कि बिना गलती भी अगर आपका नाम एफआईआर में डाल दिया जाता है तो डरिए मत। लेकिन इसके पीछे कारण क्या बताया गया है और क्यों नहीं डरने की बात कही गई है बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा, वो तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपराधिक घटनाओं के आवेदन में सिर्फ नाम रहने पर ही संबंधित व्यक्ति को नामजद अभियुक्तों की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। वैसे व्यक्तियों को ही प्राथमिकी प्रपत्र में ज्ञात अभियुक्तों के तौर पर रखा जाएगा जिन पर घटना में शामिल होने का प्रत्यक्ष आरोप है। संदेह जताए जाने या फिर दावे की सूरत में संबंधित शख्स को ज्ञात अभियुक्त की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। देखिए, यह बार बार होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो शामिल होते हैं किसी भी घटना या किसी भी क्राइम में, उनको तो नामजद अभियुक्त बनाया ही जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी जिन पर आरोप होता है, जिन पर संदेह होता है, जिन पर शंका होती है, उन्हें भी एफआईआर की जद में आना पड़ता है। लेकिन अब बिहार के डीजीपी ने निर्देश दे दिया है, कह दिया है कि ऐसे व्यक्तियों पर यदि एफआईआर होता है, अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आप पर एफआईआर हो रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे समझते हैं। इस संबंध में डीजीपी आरएस भट्टी ने पुलिस मैनुअल का उल्लेख करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। साथ ही सभी रेंज के आईजी डीआईजी को इसका पालन सुनिश्चित करने का भी टास्क सौंपा है। अब संदिग्ध की श्रेणी में कौन से व्यक्ति रखे जाएंगे? यदि आवेदन में किसी का नाम है लेकिन उस पर युक्ति संग साक्ष्य या फिर आरोप या फिर उसकी भूमिका का उल्लेख नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को एफआईआर भरते समय संदिग्ध की श्रेणी में रखना है। ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ कोष्ठक में संदिग्ध निश्चित रूप से लिखना होगा। डीजीपी द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि थानेदार एफआईआर दर्ज करते समय ज्ञात और संदिग्ध के भेद को सही ढंग से समझ लें, उसी के अनुसार एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की जाए। आवेदन में जिसकी स्पष्ट भूमिका लिखी है उसका नाम ही प्राथमिकी प्रपत्र के कॉलम 7 में ज्ञात अभियुक्तों की श्रेणी में दर्ज करें। सिर्फ संदेह और दावा के आधार पर किसी का नाम इस कॉलम में दर्ज नहीं किया जाए। तो साफ साफ कह दिया है डीजीपी ने। और देखिए, 2 शर्तें भी रखी गई हैं। किन शर्तों का पालन करना होगा, इन 2 शर्तों में क्या कुछ आया है निकल करके सामने, क्या कुछ निर्देशित किया गया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। निर्देश यह है, पहला, एफआईआर में ज्ञात अज्ञात और संदिग्ध का विवरण या फिर भूमिका मात्र प्रथम सूचना है। अनुसंधान के दौरान घटना में शामिल अभियुक्तों की भूमिका को लेकर नियम के तहत साक्ष्य जुटाए जाएं। इसमें प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच पड़ताल करना है। दूसरी शर्त क्या है वो भी समझिए। द्वितीय साक्ष्य के रूप में घटना के दिन अभियुक्तों की गतिविधि का सत्यापन, परिस्थिति जन्य साक्ष्य का विश्लेषण इकट्ठा करना, पहचान परेड की कार्रवाई और अपराध शैली की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। अनुसंधान में आए साक्ष्य के आधार पर ही ज्ञात अज्ञात और संदिग्ध को अभियुक्त बनाने पर निर्णय लिया जाए। और देखिए, यह भी पाया गया है कई आपराधिक मामले में कि एफआईआर पंजीकृत करते समय प्राथमिकी प्रपत्र के कॉलम 7 के खंड 1 से 18 तक संदिग्ध या फिर अज्ञात अभियुक्तों को रखने की व्यवस्था है। बावजूद इसके समुचित तरीके से नहीं भरने के कारण कांडों के अनुसंधान और पर्यवेक्षक की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस कारण संदिग्ध को लेकर यह आदेश भी जारी करना पड़ा है। तो देखिए, अब मोटा मोटी तौर पर यदि समझा जाए तो जो किसी भी क्राइम में, किसी भी आपराधिक घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है वो तो एफआईआर की जद में आएगा ही। लेकिन यदि कोई संदिग्ध है, मतलब उसकी भूमिका डायरेक्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, तो उसके कॉलम में संदिग्ध जरूर लिखना होगा। और उस पर अगर एफआईआर होता है तो डीजीपी ने साफ निर्देश कर दिया है कि क्या क्या पुलिस को करना होगा और क्यों उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बने रहें लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।